हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत संसाधन जो आपका अध्याय है उसके अंतर्गत एमसीक्यूज की आज बात करेंगे। एमसीक्यूज का मतलब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखते हैं क्या क्या एमसीक्यूज में बनते हैं और कोशिश करिएगा कि आप भी इन एमसीक्यूज के उत्तर दे दें। देखिए, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न बोलता है कि किसी विचार, आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को क्या कहते हैं? अगर आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से पढ़े हैं, सुने हैं, तो आप आसानी से इसका उत्तर बता पाएंगे। लेकिन देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार क्या कहलाता है? क्या उसे हम लोग स्वयंभू कहते हैं? क्या उसे हम लोग पेटेंट कहते हैं? या उस अधिकार को प्रयोजकता, या ये सारे ऑप्शन सही हैं? तो देखिए, मैंने आपको बताया था, पेटेंट के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि अगर आप किसी वस्तु को पेटेंट करते हो तो उस आविष्कार या आपने जो विचार आपके दिमाग में आया है वो आपका अधिकार बन जाता है और दूसरा व्यक्ति उसकी नकल नहीं कर सकता। अगर उसकी नकल करेगा तो बिना पेटेंट धारक व्यक्ति की परमिशन से ऐसा नहीं कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा पेटेंट वो अधिकार है जिससे आप किसी विचार या आविष्कार पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और एकमात्र अधिकार होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? पेटेंट। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और जिस अध्याय का नाम है उसी अध्याय के ऊपर ही ये क्वेश्चन है। और पहला ही हमारा टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था कि संसाधन क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि संसाधन हर उस वस्तु को कहा जाता है जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करे। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, दूसरे ऑप्शन जैसे विकास वो चीज़ है जिससे आपकी आवश्यकता पूरी होती है, बिल्कुल नहीं होती है। जरूरत जो है वो जरूरत तो आवश्यकता है, तो वो पूरी कैसे करेगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा आपका संसाधन। आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका सही उत्तर है संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका तीसरा क्वेश्चन है, पदार्थ की, और इसमें रिक्त स्थान छूटा गया है, उसे एक संसाधन बनाती है। तो कौन सी चीज पदार्थ की ऐसी है जो उसे संसाधन बनाती है? क्या पदार्थ का माध्यम उसे संसाधन बनाता है? ऑप्शन नंबर ए ये बोलता है। ऑप्शन नंबर 2 बोलता है, क्या पदार्थ की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है? ऑप्शन नंबर 3 बोलता है, क्या पदार्थ की इच्छा उसे संसाधन बनाती है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 जो है क है वो भी सही नहीं है, और ऑप्शन नंबर ग वाला जो सी वाला ऑप्शन है वो दोनों गलत है। मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई वस्तु संसाधन तभी बनती है जब हमें उसका उपयोग हो। बिना उपयोग वाली वस्तु संसाधन नहीं होती है। तो उपयोगिता किसी वस्तु को क्या बना देता है? संसाधन बना देता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपयोगिता। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की ओर बढ़ेंगे। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन दोस्तों वो संसाधन होते हैं जिन्हें दोबारा, जो असीमित भंडार है और जिस पर मानव का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। तो देखिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर इंसान का कोई प्रभाव नहीं है और जिसके संसाधन हमारे पास सीमित है? जैसे मान लो, पहला आपका ऑप्शन है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इतनी है, सौर ऊर्जा मैंने बताया था कि सौर ऊर्जा कब तक रहेगी? असीमित संसाधन है। सूरज जब तक रहेगा सौर ऊर्जा तब तक रहेगी। तो सूरज कब तक रहेगा? सूरज तब तक रहेगा जब तक उसकी उम्र है। और सूरज की उम्र मैंने बताई थी कि एक तारे की सामान्य उम्र 10 बिलियन साल होती है, 10 अरब साल होती हैं। और सूरज अपनी 5 अरब साल की उम्र प्राप्त कर चुका है और अगले 5 अरब साल तक भी आपको सूरज दिखाई देगा। इसका मतलब बहुत असीमित, ये तो असीमित संसाधन हो गया। दूसरा संसाधन है पवन ऊर्जा। क्या हवा को हम लोग रोक सकते हैं क्या? हवा, पानी और आग ऐसा बोलता है ना, इनको कोई नहीं रोक सकता। तो हवा को भी आप नहीं रोक सकते। और पानी तो पूरी दुनिया में 71% तो वाटर ही आपको बताया जाता है कि समुद्र पूरे भरे पड़े हुए, इतने बड़े सोर्स है। तो क्या नवीकरणीय नहीं हुए? तो इसका जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? उपरोक्त सभी से। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी नवीकरणीय संसाधन जो है वो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है,
और जल, ये सारे संसाधन कैसे हैं? हमारे नवीकरणीय संसाधन हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ होता है? संसाधन के संदर्भ में मूल्य क्या क्या अर्थ होता है? तो मूल्य मतलब क्या होता है? उन चीज़ों का ही मूल्य होता है दोस्तों जिनका महत्व हमारे जीवन में कुछ हो। अगर मैं आपको बोलूं कि मोबाइल का महत्व आपके जीवन में नहीं होता तो क्या आप मोबाइल खरीदते? आपको जब उसकी उपयोगिता आपके जीवन में बढ़ी तो आपने उस मोबाइल को खरीदा। लेकिन अगर मोबाइल आपके काम का नहीं होता, यूज़ का नहीं होता, तो क्या वो आपको खरीदते? अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके घर में जो आपके दादाजी या दादी जी जो हैं उनको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, तो क्या वो लैपटॉप खरीदेंगे? तो उनके लिए लैपटॉप का कोई महत्व नहीं है। तो मूल्य जो है उसका मतलब किससे संबंधित है? महत्व से होना चाहिए। मात्रा से उसका कोई संबंध नहीं है, मांग से भी उसका कोई संबंध नहीं। मांग से मूल्य बढ़ सकता है, मांग से मूल्य घट सकता है, और मांग और आपूर्ति दोनों जो बाजार से संबंधित चीजें हैं, तो ये बिल्कुल भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उसका सही आंसर होगा उसका महत्व, और वही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। प्रयोज्यता शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रयोज्यता शब्द निकलता है प्रयोग से। प्रयोगिता शब्द निकलता किससे? प्रयोग से। तो प्रयोग कहाँ है? तो महत्व प्रयोग नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्या दूसरा ऑप्शन प्रयोज्यता है? इच्छा प्रयोज्यता नहीं हो सकता, इच्छा कोई प्रयोग नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या आवश्यकता प्रयोज्यता है? तो आवश्यकता तो जरूरत है, वो प्रयोज्यता नहीं हो सकता। प्रयोज्यता का मतलब कोई वस्तु आपका काम कर रहा है, या कोई वस्तु से आप उसको उपयोग में ला रहे हैं, तो प्रयोज्यता का सीधा संबंध किससे होना चाहिए? उसका सही अर्थ होगा उपयोगिता। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा उपयोगिता। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है उपयोगिता। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन के आंसर लगाइए और बाद में देखिए कि आप कितने सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं? मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, पर इस पे बात करते हैं। पहला ऑप्शन है हाँ। अगर आपको लगता है कि सारे के सारे संसाधन मूल्यवान होते हैं तो आपका उत्तर सही होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, सारे संसाधन मूल्यवान नहीं होते हैं, तो आपका उत्तर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते, तो आपका आंसर सी होना चाहिए, ग। कुछ संसाधन मूल्यवान होते हैं और कुछ संसाधन मूल्यवान नहीं होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, अगर आपको लगता है कि तीनों ऑप्शन सही नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर डी तक जा सकते हैं। तो मेरा ये मत है कि मुझे ऐसा लगता है कि संसाधन दोनों तरीके के होते हैं। कुछ संसाधन का हमें पेमेंट करना पड़ता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप सोना खरीद रहे हैं, आप सोना खरीद रहे हैं, आप हीरा खरीद रहे हैं, कोई भी मोबाइल वस्तु कुछ भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो आपको पे करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ संसाधन जैसे प्राकृतिक संसाधन, बहती हुई नदी को देखने के आपसे कोई पैसे नहीं लेगा। इंद्रधनुष देख रहे हो तो उसके आपसे कोई पैसे नहीं लेगा। आप प्राकृतिक दृश्य देख रहे हो तो उसका आपको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता है। तो प्राकृतिक दृश्य हो या इंद्रधनुष हो या कोई बहती हुई नदी या नदी का जल उपयोग करना है, तो उसके आपको कोई मूल्य पे नहीं करना पड़ रहा है। तो हर चीज़ का मूल्य नहीं होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इसका उत्तर सही क्या होगा? ये दोनों उत्तर इसके गलत हैं और ये तो आएगा ही नहीं। तो सी नंबर जो आपका ग वाला उत्तर है वो सही है। कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। देखते हैं इसका उत्तर सही क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ग, कुछ संसाधन मूल्यवान होते हैं और कुछ संसाधन मूल्यवान नहीं होते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 बोलता है संसाधन का कौन सा प्रकार उचित है? संसाधन का कौन सा प्रकार, मतलब संसाधन के कितने प्रकार हैं? हम लोगों ने प्रकार पढ़े थे, मैंने आपको प्रकार भी बताए थे। तो क्या उसमें से ये सारे ऑप्शन सही हैं? संसाधन क्या प्राकृतिक संसाधन का प्रकार में प्राकृतिक प्रकार है? क्या ऑप्शन नंबर बी सही है, मानव निर्मित संसाधन होते हैं? या ऑप्शन नंबर सी, मानव खुद संसाधन होता है? तो मैंने आपको 3 प्रकार के संसाधन बताए थे। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 मानव निर्मित संसाधन, और नंबर 3 मानव संसाधन। तो मेरे हिसाब से जिसका उत्तर होना चाहिए वो सही उत्तर इसका है डी। बाकी ये तीनों के तीनों इसके आंसर क्या है? सही है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि आप भी इस प्रकार के सही उत्तर ही चुन रहे होंगे। इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। सही उत्तर है इसका डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है संसाधन में परिवर्तन लाने के लिए
लाने वाले कारक कौन से हैं, कौन से कारक संसाधन में परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों मैंने दो ही तो कारक बताए थे आपको, अगर आपको ध्यान रहा होगा, अगर आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखे होंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर जो होगा वो आंसर आप ग वाला लगाओगे। समय इसका सही आंसर है। मैंने बोला था कुछ संसाधन समय के साथ संसाधन बन जाते हैं। अगर आपने वीडियो में ध्यान दिया होगा तो मैंने दादी नानी के नुस्खों पर बात की थी और वहाँ मैंने बताया था कि दादी नानी के नुस्खे अगर इसका अभी उन संसाधन का मूल्य नहीं है, लेकिन समय के साथ जो है वो संसाधन क्या मूल्यवान हो सकते हैं, तो संसाधनों में समय के साथ परिवर्तन हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाया था। प्रौद्योगिकी तकनीक के द्वारा भी संसाधनों को उपयोगी बनाया जा सकता है। तो संसाधन में परिवर्तन के दोनों कारक जिम्मेदार है और डी इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सही आंसर है। देखते हैं इसका उत्तर सही क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोनों, यानी समय और प्रौद्योगिकी दोनों संसाधनों में परिवर्तन के कारक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जो आपको निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से प्राकृतिक संसाधन कौन सा होता है? देखते हैं 4 ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन, क्या जल प्राकृतिक संसाधन है? आप बोलोगे हाँ सर, जल तो प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि प्रकृति हमें मिला देती है, कोई मानव जल नहीं बना सकता। क्या मशीन प्राकृतिक संसाधन है? तो आप बोलेंगे सर मशीन तो हमने बनाई है। जैसे अगर ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये भी इंसान ने बनाया, तो ये मशीन है। तो ये किसने बनाई? ये मशीन इंसान ने बनाई है, मानव निर्मित है, तो ये क्या नहीं हो सकती? प्राकृतिक नहीं हो सकती। और क्वेश्चन पूछा गया प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही लग रहा है कि जल हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी नहीं लग रहा है, ये मानव निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी जो है तीसरा, कार क्या हो सकती है? तो कार भी हमने ही बनाई है, तो कार भी मानव निर्मित संसाधन है, तो ये भी प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं हो सकता है। आखिरी जो आपका ऑप्शन है फोन, जो टेलीफोन मोबाइल फोन जो हमने बनाए हैं, ये तो हमने ही बनाए, ये भी प्रकृति ने बना के नहीं दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा जल। बाकी सारे आंसर कैसे हैं? ये मानव निर्मित संसाधन के उत्तर हो सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रश्न पूछा गया है प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण कौन से हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ए। देखते हैं सही आंसर क्या है। आपका सही आंसर है ए, यानी क जल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं? इससे पहले हमने उल्टा पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, इसमें जस्ट उसका अपोजिट पढ़ना है कि मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं। आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। आपके पास ऑप्शन में एक कार, क्या कार प्रकृति ने बनाई है? तो आप कहेंगे नहीं सर, कार तो हमने बनाई है। तो दूसरा ऑप्शन होगा जल, क्या जल प्रकृति ने बनाया? नहीं, जल मानव ने बनाया। तो आप बोलेंगे नहीं, जल तो प्राकृतिक संसाधन है, तो जल इसका उत्तर नहीं हो सकता है। सी वाला जो ऑप्शन आपका वायु, वायु भी हमने नहीं बनाई, ये भी प्रकृति ने हमें दी है। मृदा भी हम लोग नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी यानी ख, ग और घ, ये तीनों ऑप्शन गलत है। आपका सही उत्तर क्या दिख रहा है? वो दिख रहा है कार। कार एक मानव निर्मित संसाधन है। देखते इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है दोस्तों कार। आशा करता हूं कि मेरे साथ साथ आपके भी सारे उत्तर सही रहेंगे। अगर नहीं है तो आप देख करके सही कर सकते हैं, लेकिन गलत मत पड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि किसकी खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ? आपने घर में देखा होगा, अगर आपकी माताजी खाना बना रही हैं तो वो खाना किस चीज़ पर बनाती है? आप बोलोगे सर गैस स्टोव पर बनाएगी, लेकिन उस गैस स्टोव में आप खाना जो पकता है वो किस चीज़ से पक रहा होता है? तो आपका आंसर होगा उसमें आग होती है। तो सीधी सी बात, इसमें आग वाला ऑप्शन क्या है? आग वाला ऑप्शन ए है, यही सही उत्तर होगा। इसमें दूसरे उत्तर देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, दूसरे ऑप्शंस देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहिया से हम लोग खाना नहीं बना सकते, मिट्टी से नहीं बना सकते, उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि राइट आंसर क्या है आपका? आग आपका राइट आंसर है। तो देखते, अब ज़रूरी नहीं कि मैं जो उत्तर बता रहा हूँ वही सही हो, इसलिए हम लोग उसको बार बार चेक करें कि क्या उसका सही उत्तर होगा। देखते इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आग, क्योंकि आग का आविष्कार खाना बनाने के लिए किया गया था। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से 2 कारक पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं? कौन से 2 कारक पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं? ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा समय और प्रौद्योगिकी।
तो ये हमने पहले शायद एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी हम लोगों ने इसकी बात की होगी। तो दो चीज़ें हैं, समय और प्रौद्योगिकी जो पदार्थ को संसाधन में बदलते हैं, समस्या पदार्थ को संसाधन में नहीं बदलती है। इसलिए इसके राइट आंसर क्या होने चाहिए, ए और बी दोनों राइट आंसर होने चाहिए। और राइट आंसर जो आपको दिख रहा है वो क्या है, आंसर नंबर घ, 1 और 2। जब 2 आंसर सही हो तो एक और आंसर देख लेना चाहिए जो सबसे अंतिम में लिखा होगा, शायद वहाँ लिखा होगा कि 1 और 2 यह सभी जो भी है। तो आप जब भी किसी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर तय करें तो पहले सारे ऑप्शन ध्यान से देख ले। हो सकता है कि जल्दबाजी में आप कुछ गलती कर दें। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है घ, दोनों, यानी समय भी है और प्रौद्योगिकी भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वे संसाधन जिनकी मात्रा हमें ज्ञात हो। देखिए, वे संसाधन जिनकी मात्रा हमें ज्ञात हो वो संसाधन क्या कहलाते हैं। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर क क्या बोलता है, उन्हें हम संभाव्य साधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, उन्हें हम वास्तविक संसाधन बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर सी जो ग बोलता है, बोलता है 1 और दोनों सही है। और ऑप्शन नंबर डी आपका बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि वे संसाधन जिसकी मात्रा हमें ज्ञात हो वे संसाधन वास्तविक संसाधन कहलाते हैं, और वे संसाधन जिसकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं है, प्रॉपर कितना होगा, तो उस संसाधन को हम लोग बोलते हैं संभाव्य संसाधन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा वास्तविक संसाधन ही आपका सही उत्तर है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर वही है, वास्तविक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है जैव संसाधन कौन होते हैं, या जैव संसाधन कौन से हैं। अब इसको देख करके आपको ऑप्शंस लगाने हैं। ऑप्शन नंबर 1, क्या मानव से जो संसाधन बनते हैं, जो मानव है वो जैव संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी, क्या जीव जंतु से जो उत्पन्न चीजें होती है वो संसाधन है, कि या पेड़ पौधे से जो उत्पन्न होती है वो संसाधन है। देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। इस क्वेश्चन का ज़्यादातर स्टूडेंट गलत आंसर दे देते हैं। ज़्यादातर लोग इसका उत्तर देते हैं जीव एवं जंतु, जबकि जैव संसाधन में हमने पढ़ा था कि जैव संसाधन वो जो जीवों से उत्पन्न होते हैं, जीव जंतुओं से बोला जाता है, तो जीवों से उत्पन्न होते हैं। तो क्या मानव जीव नहीं है, मानव भी जीव है। क्या पेड़ पौधों में जीवन नहीं पाया जाता, तो पेड़ पौधों में भी जीवन पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ख नहीं होगा, ये सही तो है, लेकिन उसके अलावा ऑप्शन नंबर क और ऑप्शन नंबर ग भी सही है। तो आपका सही उत्तर जो है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर घ। सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है आपका घ, सारी चीज़ें जो है वो जैव संसाधन कहलाती हैं, जो मानव से व्युत्पन्न हो, मानव स्वयं ही। देखिए, जब इंसान की मृत्यु होती है तो इंसान को दफनाया जाता है, और इंसान भी जो है डिकम्पोज होता है, इंसान का भी अपघटन होता है। तो इंसान अपघटन होने के बाद वो भी जैव संसाधन बन जाता है। हर वो जिसमें जीव होता है वो सड़ने के बाद जैव संसाधन में परिवर्तित हो जाएगा। बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अजैव संसाधन क्या कहलाते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो जैव संसाधन नहीं है वो सब अजैव संसाधन है। क्या अजैव संसाधन कार है। ऑप्शन नंबर बी, क्या अजैव संसाधन आपकी चट्टानें हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्या अजैव संसाधन आपकी मृदा है। और ऑप्शन नंबर डी बोलता है क्या सभी अजैव संसाधन हैं। तो दोस्तों, वो जो जैव संसाधन नहीं है वो सारी चीज़ें अजैव संसाधन कहलाएगी। या मैं आपको एक हिंट देकर बता दूं कि जिन भी संसाधनों में जीवन नहीं, जान नहीं होता है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, अजैव संसाधन कहलाती है। तो आपके जितने भी आप ये ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन नंबर 1 जो जिसे क ऑप्शन बोला गया, ऑप्शन नंबर ख और ऑप्शन नंबर ग, ये तीनों ऑप्शन जो है ये आपकी क्या है, ये अजैव, इसमें जीवन तो नहीं है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा आपका आंसर नंबर घ। सभी संसाधन जो है वो क्या है, अजैव संसाधन। देखते हैं आंसर क्या है इसका। इसका सही उत्तर है आंसर नंबर घ। सभी संसाधन जो है आपको दिख रहे हैं वो सारे अजैव संसाधन हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 क्या बोलता है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस भौतिक कारकों पर निर्भर करता है।
इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने जब एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ा था तब भी वहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में हमने इसकी बात की थी। हमने वहाँ पर बात की थी कि कौन कौन से कारक जो है पृथ्वी पर असमान वितरण के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और वहाँ के जो कारक थे उसको जरा याद करिए और ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन बोलता है कि क्या जमीन वो कारण है, जमीन की वजह से संसाधनों का वितरण जो है वो अलग अलग जगह होता है, अलग अलग जगह अलग अलग होता है, भिन्नता पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन जो है जलवायु पर निर्भर करते हैं क्या संसाधन। तीसरा जो ऑप्शन आपका वो है ऊंचाई पर निर्भर करते हैं क्या ऑप्शन। तो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको 4 ऑप्शन मैंने बताए थे, 4 कारक की बात की थी मैंने। पहला कारक मैंने बताया था भू आकृतियां, दूसरा कारक मैंने बताया था ऊंचाई, तीसरा कारक की मैंने बात की थी जलवायु और चौथे कारक की हमने बात की थी वनस्पति। तो देखिए इनमें से कौन कौन से कारक आपको दिख रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब शब्द बदल दिए जाते हैं तो हम अक्सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए जमीन का मतलब भी, अगर मैं बोल दूं उबड़ खाबड़ जमीन, क्या पर्वत जमीन नहीं है, वो भी जमीन होती है। तो पर्वत पठार सब जमीन के अंदर आते हैं। सारी स्थलाकृतियां जो है आपकी वो क्या भूखंड जो आते हैं वो काय में आते हैं, वो जमीन के अंदर आते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहेगा, ये एक भौतिक कारक है। दूसरा ऑप्शन आपको पता ही है, जलवायु सबसे महत्वपूर्ण भौतिक कारक है। और तीसरा ऊंचाई जो भौतिक कारक है, इसकी भी हम लोग चर्चा प्रीवियस क्लास के दौरान कर चुके थे। तो आपका उत्तर सही क्या होगा दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सभी, आपका सही उत्तर होगा। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, सभी। बढ़ते हैं हमारे अगले उत्तर की ओर। अगले उत्तर की ओर बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए जितने भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले उन प्रश्नों को अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्पीड से चल रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि जहां आपको प्रश्न मिला वैसे ही उसको पॉज करके वीडियो को वहीं बंद करके तुरंत आप कर सकते हैं कि आप अपना ऑप्शन चुन लें और दोबारा चालू करके आप देख सकते हैं कि क्या आपने जो आंसर दिया था वो सही है या नहीं, या आप स्पीड के साथ चल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। आगे बात करते हैं दोस्तों 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वें नंबर क्वेश्चन में हम बात करते हैं सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा किस संसाधन का उदाहरण है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है। दोस्तों इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा वो संसाधन है जो कभी खत्म ही नहीं होते हैं, ये असीमित भंडार वाले संसाधन हैं। और जो असीमित भंडार वाले संसाधन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इंसानों ने तो नहीं बनाई। ऑप्शन नंबर 1 तो आपका वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो बी है, जो ख है, उसका नाम है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो असीमित मात्रा में होते हैं और जो प्रकृति हमें निःशुल्क प्रोवाइड करती है, वो सारे क्या है नवीकरणीय, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं दोबारा जो खत्म नहीं होते और दोबारा पुनर्चक्रित हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो इस और ये ऑप्शन बिल्कुल इन दोनों पर सटीक बैठता है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन सही मिल जाता है, अगर पहले आपको सही ऑप्शन मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले ऑप्शंस पढ़े ना, हो सकता है कि अगले ऑप्शंस पे कुछ ऐसी चीज दी हो जिससे बेहतर ऑप्शंस हो। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी भी पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ग है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में है और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा असीमित मात्रा में। तो डेफिनेटली ये आंसर आपका गलत होगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है, जो ख है, वो सभी है, तो ये भी नहीं हो सकता, सभी नहीं है। केवल एक ही उत्तर आपका सही है, वो कौन सा है, नवीकरणीय संसाधन। तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही उत्तर है। देखते हैं आपका सही उत्तर क्या है। आपका सही उत्तर है नवीकरणीय संसाधन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 की बात करेंगे। अनवीकरणीय संसाधन कौन होते हैं। ऑप्शन आपके पास दिए हुए 4, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से जो संसाधन है वो अनवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन देखने से पहले आपके दिमाग में वो डेफिनेशन आनी चाहिए कि अनवीनीकरण का मतलब क्या होता है। अनवीकरण का मतलब होता है वे संसाधन जो सीमित मात्रा में है और जिन्हें खत्म होने की संभावना है, जो जल्द ही खत्म हो सकते हैं अगर दुरुपयोग किया गया हो। तो देखिए कौन सी चीज़ खत्म होने वाली है। पेट्रोलियम महंगा हो रहा है, खत्म हो सकता है। प्राकृतिक गैस भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। कोयले के भंडार भी हमारे पास सीमित है। तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे पास अनवीकरणीय संसाधन है। इन्हें बनने में हजारों साल लग जाते हैं। जब पेड़ पौधे हजारों साल पहले जमीन के अंदर धंस गए होंगे तो उससे ये अनवीकरणीय संसाधन बनते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसका जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर घ, सभी उत्तर सही हैं। देखते हैं इसका उत्तर सही क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, सभी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और अगर जब भी आप इसको पढ़ रहे हो तो अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं इस चैप्टर से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन आगे वाली क्लास में भी आपको उपलब्ध कराएं। क्योंकि अगर आपके कमेंट हमें अच्छी तरीके से मिलेंगे तो हम उसमें कुछ और बेहतर बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है संसाधनों को बहुमूल्य बनाने वाले कारक कौन से हैं। कौन से कारक है जो संसाधन को बहुमूल्य बनाते हैं, ये भी हमने आप पढ़ चुके थे। क्या शिक्षा से किसी संसाधन को बहुमूल्य बना सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल सही सर। अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली है तो आप बहुत सारी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो अगर आप पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली उसका उत्तर यही होगा कि पढ़ाई करने से संसाधन बहुमूल्य बन जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास पहला ही ऑप्शन सही मिल जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे ऑप्शन पढ़े ना, इसलिए ज़रूरी होता है कि पहले चारों ऑप्शन हमें पढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, क्या स्वास्थ्य से हो सकता है? बिल्कुल, मैंने बताया था आपको, लोगों को बेहतर मानव संसाधन बनाने के लिए दो कारक बताए थे, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी सही उत्तर है उसका। क्या तीसरा उत्तर सही है, जागृति? जन जागृति के द्वारा भी हम संसाधनों को बहुमूल्य बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ये तीनों सही है, तो सही उत्तर आपका घ होगा। और जल्दबाजी में बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, हो सकता है आपने भी घ वाला आंसर ही सिलेक्ट किया हो, लेकिन बहुत सारे जल्दबाजी में शिक्षा आंसर को सिलेक्ट कर देते हैं। वो सही है लेकिन बाकी दो भी सही है, तो सही उत्तर इनमें से आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ। सभी संसाधन जो है वो बहुमूल्य बनाने, सभी जो कारक है वो संसाधनों को बहुमूल्य बनाने वाले कारक है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 बात करता है संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, पढ़ते हैं आपके ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर क बोलता है निरंतर उपयोग से। अरे निरंतर उपयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो ये तो उल्टा हो गया। अगर हम लोग संसाधनों का निरंतर उपयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो ये तो उल्टा हो गया कि संसाधनों का संरक्षण करने के लिए हम कुछ ज़्यादा संसाधन उपयोग करना चाहिए तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका ख, पुनः चक्रण के लिए। पुनः चक्रण मतलब संसाधनों का उपयोग उस तरह से करें कि वो जल्दी पुनर्चक्रित वापस से उपयोग में आ जाए, तो ये थोड़ा सही लग रहा है कि हो सकता है कि पुनर्चक्रण करने से संसाधन संरक्षण हो जाए। देखते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अधिकतम उपयोग। अधिकतम उपयोग, निरंतर उपयोग दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द लग रहे हैं। या तो आप निरंतर उपयोग कर रहे हो, अधिकतम उपयोग कर रहे हो, तो ये भी गलत है। ज़्यादा उपयोग करोगे तो खत्म हो जाएगा। या संसाधनों का संरक्षण हम लोग संसाधनों को ही खत्म करके कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। संसाधनों को खत्म करके कैसे कर सकते हैं? तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा पुनर्चक्रण के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है पुनर्चक्रण। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया, हमने 3 प्रकार के संसाधनों की बात की थी। संसाधन नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, संसाधन नंबर 2 मानव निर्मित संसाधन, और तीसरे नंबर का जो संसाधन है वो है मानव संसाधन। तो जाहिर सी बात इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी ग। 3 प्रकार के संसाधन होते। फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? निम्नलिखित जो आपको संसाधन दिखाई दे रहे हैं इनमें से मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं? तो मैं कहूँगा कि कार किसने बनाई, आप बोलोगे मानव ने बनाई, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने आपको बताया बार बार कि सारे ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या जहाज भी इंसान ने बनाया है? बिल्कुल, जहाज भी इंसान ने बनाया है और रेल भी इंसान ने बनाई। तो आंसर नंबर घ, उपरोक्त सभी सही है। तो उपरोक्त सभी सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर घ आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर घ आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है प्रकृति संसाधन कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? प्रकृति यानी प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है हवा, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका पानी, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका मिट्टी यानी ग जो है वो आपका मिट्टी। तो क्या हवा, पानी और मिट्टी सारे प्राकृतिक संसाधन है? तो ये सारे के सारे ही प्राकृतिक संसाधन है। अगर आपने अपना ऑप्शन उपरोक्त सभी लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आपका राइट आंसर भी क्या है?
ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सही है। बढ़ते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन बोलता है कि जिन संसाधनों का निर्माण मानव करता है उसे क्या कहते हैं। जिन संसाधनों का निर्माण मानव करता है उसे क्या कहते हैं। तो मानव करता है उसे प्राकृतिक संसाधन तो बिल्कुल नहीं कहते हैं। जो मानव जिन संसाधनों का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। उसे मानक संसाधन भी नहीं कह सकते, और उपरोक्त सभी तो सही हो ही नहीं सकता क्योंकि पहला ऑप्शन भी हमारा गलत था। तो ऐसे में जो सही उत्तर जो आपने चुना होगा वो आशा करता हूं कि ऑप्शन नंबर ख ही सही ऑप्शन है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, मानव निर्मित संसाधन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं वहीं से समझ में आ जाएगा। जो संसाधन हमें प्रकृति से मिलते हैं क्या वो प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं, क्या हवा, मिट्टी, जल ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। अब देखिए पहला ऑप्शन पढ़ के अगर आप सही लगा देते हो तो आप गलत हो, क्योंकि मैंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि सारे ऑप्शन पढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, तो दोनों को तो नहीं लगा सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पढ़ेंगे। उसमें क्या है, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर घ बोलता है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका, ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क और ख दोनों सही है, और जिसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ग बोलता है 1 और 2 दोनों सही है। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ग, यानी जो संसाधन हमें प्रकृति से मिले हैं वो सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, और हवा, मिट्टी, जल ये भी प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण ही तो हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 27वें प्रश्न की ओर। 27 क्वेश्चन बोलता है कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। क्या प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण विकास के आधार पर किया जाएगा, क्या प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण प्रयोग के स्तर के आधार पर किया जाता है, या तीसरा ऑप्शन जो है आपका, क्या उद्गम, भंडार और वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किया जाता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आप इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि प्राकृतिक संसाधनों को भी विस्तृत तरीके से मैंने बांटा था। मैंने बताया था विकास के आधार पर, मैंने बताया था उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम के आधार पर और प्रयोग के आधार पर भी हमने संसाधनों के प्रकारों की बात की थी। तो ये उत्तर जो है आपके तीनों सही ऑप्शन है। विकास के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधनों को विभाजित किया गया 2 भागों में, और प्रयोग के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधनों को विभाजित किया गया है। उद्गम, उत्पत्ति, भंडारण के आधार पर भी इनको किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर मैंने बोला था कि जैव संसाधन, अजैव संसाधन। भंडारण के आधार पर बोला था मैंने कि संभाव्य संसाधन और वास्तविक संसाधन। जिस संसाधन का भंडार हमें पता है वो वास्तविक, जिसका पता नहीं वो जो है आपका। तो कुल मिला के बात क्या है कि ऑप्शन नंबर जो ग है आपका वो बोलता है भंडारण और वितरण के बारे में। संभाव्य संसाधन जो होते हैं उनका भंडार हमें नहीं पता होता है, वास्तविक का पता होता है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखे तो इस प्रश्न का उत्तर आपसे आराम से बन जाएगा। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, सही उत्तर है उपरोक्त में से सभी। देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है उपरोक्त में से सभी, आपके ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, मैंने 2 चीज बताई थी संसाधनों के प्रकार के बारे में। तो इसमें मैंने कहा था कि वह संसाधन वास्तविक संसाधन कहलाता है जिसकी मात्रा हमें ज्ञात हो। अगर आपके दिमाग में डेफिनेशन है तो आप इसमें से ढूंढ लोगे, जिनकी मात्रा हमें ज्ञात हो, जिनकी मात्रा पूर्णतः ज्ञात न हो, जिन्हें खोजा जा सके और जिनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा हो। तो वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं, वास्तविक संसाधन उन्हें कहते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात हो। देखिए लेकिन कुछ हद तक ये ऑप्शन इसका सही बनता है कि जिनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा हो। देखिए जिनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा हो वो भी वास्तविक संसाधन है, लेकिन जो मुख्य जो उसका उत्तर होना चाहिए वो क्या है, सीधा सीधा उत्तर इसका ये है जिनकी मात्रा हमें ज्ञात है। आइए देखते हैं इसका उत्तर सही क्या होगा। इसका सही उत्तर है जिनकी मात्रा हमें ज्ञात है। क्वेश्चन अगर थोड़ा बदल दिया जाता तो ऑप्शन उसका कुछ और भी हो सकता था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है निर्जीव वस्तुएं क्या कहलाती हैं। निर्जीव वस्तुएं क्या कहलाती हैं।
तो इसका उल्टा मैं पूछ सकता कि सजीव वस्तुएं क्या कहलाती है। मैं बोल सकता कि जिन वस्तुओं में जिसमें भी जान होती है, जीवन होता है, वो जैविक वस्तुएं कहलाती है। और जिनमें जीवन नहीं होता वो क्या हो सकती हैं? ऑप्शन है आपके संभाव्य संसाधन, ये बिल्कुल नहीं हो सकती। वास्तविक संसाधन, ये भी नहीं है। जैव संसाधन, ये तो जीवित होती है। और अजैव संसाधन, वो सारे संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा अजैव संसाधन। देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है अजैव संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम किस प्रकार का संसाधन है? लद्दाख में हमें यूरेनियम मिला है। देखिए, अगर हम इसकी चर्चा क्लास में नहीं कर पाए तो इसकी चर्चा मैं अभी कर लेता हूँ। देखिए, लद्दाख में हमें यूरेनियम के कुछ भंडार मिले हैं, लेकिन यूरेनियम वहाँ से हम लोग निकाल नहीं पा रहे। उसके दो कारण हैं। उसके एक कारण तो ये है कि यूरेनियम की मात्रा हमें ज्ञात नहीं है, और दूसरा कारण है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से वहाँ से यूरेनियम हम लोग निकाल पाए। तो इसे में कह सकते हैं कि लद्दाख में जो संसाधन है उसकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं है, और जिसकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं होती है वो कैसा संसाधन होता है? वो होता है आपका संभाव्य संसाधन। तो संभाव्य संसाधन आपका सही उत्तर है। देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है आपका संभाव्य संसाधन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है पवन फार्मों में पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, वह किस राज्य में है? अगर प्रीवियस वीडियो में इसकी चर्चा हमने नहीं की है तो भी मैं इसकी चर्चा आपको बता दूंगा। इसके बारे में हम लोग हल्की फुल्की कुछ डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, वह राज्य जहाँ पर पवन ऊर्जा की पूरी संभावना है, वो कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, अगर आप डेटा देखोगे, अगर भारत के बारे में थोड़ा जानकारी निकालोगे तो आपको मिलेगा कि भारत में 3 ही राज्य हैं जहाँ पर पवन चक्कियाँ सबसे ज़्यादा है। और इन 3 राज्यों में आपको नाम मिलेगा तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हवा की जो गति है वो सबसे तेज है। वहाँ की जलवायु और वहाँ की जो भूस्थलाकृतियाँ हैं, पर्वत पहाड़ के जो आकृतियाँ हैं, उसकी वजह से ऐसा संभव है। और इन तीनों राज्यों में पवन चक्कियों के होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो सकती है पवन ऊर्जा की। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी तीनों उत्तर सही है इसके। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर सही है कि राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु वो 3 राज्य हैं जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में अव्वल राज्य हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 बात करता है जो संसाधन शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बार बार इस चीज़ को पढ़ा है तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इसको ऑप्शंस को भी अच्छे से देखेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग सारे ऑप्शन पढ़ देते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, पुनर्चक्रित हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्या उनको नवीकरण कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं? क्या उनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं? या क्या उनको अजैव संसाधन कहते हैं? या उनको जैविक संसाधन कहते हैं? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपको पता है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क, नवीकरणीय संसाधन जिनका आसानी से शीघ्रता से नवीकरण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। जो संसाधन सभी जगहों पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे संसाधन जो सभी जगह पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाते हैं? उन्हें सर्वव्यापी संसाधन कहते हैं। ये हमने क्लास में पढ़ा था। जिन लोगों ने क्लास नहीं पढ़ी एक बार दोबारा से जाके क्लास पढ़े तो ऑप्शन पढ़ते सर्वव्यापक सभी जगह होते हैं। स्थानिक संसाधन क्या होते हैं? जो किसी विशेष स्थान पर मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अजैव संसाधन, ये भी नहीं होगा और जैव भी नहीं होगा। इसका सीधा सीधा आंसर क्या है? व्यापक संसाधन सभी जगह पर पाए जाते हैं। और इसका उदाहरण भी मैंने बताया था, जैसे वायु। ठीक है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सर्वव्यापक या सर्वव्यापी संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। जो संसाधन निश्चित जगह पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जस्ट सर्वव्यापी का उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। क्या वो संसाधन स्थानिक कहलाते हैं? क्या वो संसाधन सर्वव्यापक कहलाते हैं? क्या वो संसाधन जैविक या अजैविक कहलाते हैं? तो देखते हैं। देखिए, सर्वव्यापक संसाधन तो वो जो सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन क्या पूछ रहा है? निश्चित जगह पाने चाहिए। अगर निश्चित जगह होते हैं तो वो सर्वव्यापक नहीं हो सकते।
अजैव तो होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, और जैविक वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, वो संसाधन होते हैं। तो बचा हमारा क्या है, स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो किसी विशेष स्थान पर पाए जाते हैं। और दोस्तों मैंने उदाहरण के माध्यम से समझाया भी था कि ये कोयला है, ये हीरा है, ये हमेशा किसी विशेष जगह पर पाए जाएंगे, हर जगह नहीं हो सकते। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानिक संसाधन का नाम दिया जाता है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है स्थानिक संसाधन। बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35 आखिरी क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं जरा। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना व उन्हें नवीकरण करना क्या कहलाता है? उन्हें नवीकरण होने में समय देना क्या कहलाता है? ये डेफिनेशन है, किस चीज़ की डेफिनेशन है? क्या यह परिभाषा संसाधन उपागम की है? क्या यह परिभाषा संसाधन संरक्षण की है? क्या यह परिभाषा संसाधन के विकल्प की है? या अंतिम क्या यह परिभाषा संसाधन वस्तुकार की है? तो हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय होने के लिए प्रॉपर समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये संसाधन संरक्षण, ऑप्शन नंबर ख। देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख। तो हमारे 35 क्वेश्चन बहुविकल्प प्रश्न में थे। देखते हैं अगर और क्वेश्चन हम आपके लिए ला पाए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करें ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी भी आवश्यकताओं को पूरी करें। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करें ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी भी उपयोग करें। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था एक ये भी परिभाषा है, ये परिभाषा के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किस चीज़ की परिभाषा है? मैंने कागज़ का एग्जाम्पल दिया था कि कागज़ को इतना इस्तेमाल करो जितना आगे वाली पीढ़ी को भी मिल जाए। तो वो किस परिभाषा की बात कर रहा था मैं? क्या वो सतत पोषणीय विकास की परिभाषा है? क्या वह चैलेंजर विकास की परिभाषा है? क्या वह सामूहिक विकास की परिभाषा है? या सभी सारे ऑप्शन सही हैं? लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये जो हमने पढ़ा था अभी इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स में ही हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था, वहाँ भी मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था। सतत पोषणीय विकास वह विकास है जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति तो हो ही रही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति भी हो रही है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सतत पोषणीय विकास। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही उत्तर है दोस्तों सतत पोषणीय विकास। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि निम्नलिखित की खोज से परिवहन की नवीनतम विधि का विकास हुआ। किसकी खोज से परिवहन की नवीनतम विधि का विकास हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कुछ ही ऐसे आविष्कार हैं जिन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। पहला आविष्कार उसमें आग का था, दूसरा आविष्कार पहिए का है, और तीसरा लोग बोलते हैं कि मोबाइल उसमें से एक ऐसा आविष्कार है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया है। तो इनमें से ऐसा कौन सा आविष्कार आपको दिख रहा है जिसकी वजह से परिवहन संभव हो पाया है? तो आप बोलेंगे सर अगर आपकी गाड़ी में पहिया नहीं होगा तो वो कैसे बढ़ेगी? पानी नहीं होगा तो चलेगा, आग तो होनी नहीं चाहिए, रस्सी नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन पहिया नहीं होगा तो कोई परिवहन का संसाधन आगे नहीं बढ़ सकता है। तो परिवहन की जो नवीनतम विधि विकसित हुई है उसके पीछे क्या रहस्य है? उसके पीछे रहस्य है आपका पहिया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? पहिया आपका सही आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है हरियाणा और राजस्थान का कौन सा समुदाय खेजड़ी के पेड़ और काले हिरण को संरक्षण प्रदान करता है? हरियाणा और राजस्थान में दो जातियां हैं, ये दो समुदाय हैं जिनका विशेष ध्यान पेड़ों पर होता है। खेजड़ी के पेड़ को बहुत पूजते हैं और साथ ही साथ काले हिरण का भी संरक्षण करते हैं। आपने सुना होगा या कहीं न्यूज़ में देखा होगा कि सलमान खान जो एक फिल्म एक्टर हैं उनके ऊपर काले हिरण को मारने पर एक केस चला था और कई सालों से वो केस चल रहा था। तो उन्होंने राजस्थान में वो शिकार किया था। तो इन किस समुदाय ने उनके खिलाफ ये कंप्लेन की थी या कौन समुदाय जो है इनको संरक्षण प्रदान करता है? हालांकि सरकार को भी इसको संरक्षण देना चाहिए। तो काले हिरण का संरक्षण करने वाली जो समाज होती है वो दोनों जगह होती है, हरियाणा में भी होती है और राजस्थान में भी होती है। हरियाणा में उन्हें बिश्नोई कहते हैं और राजस्थान में उनको बोलते हैं विश्नोई। तो आपको जो भी मिल जाए ना वो दोनों सही है। हरियाणा में उनकी लोकल भाषा में उनको बिश्नोई कहते हैं और राजस्थान में विश्नोई कहते हैं, दोनों वर्ड एक ही है। तो विश्नोई समाज वो समाज है, वो समुदाय है जो काले हिरण और खेजड़ी के पेड़ को संरक्षण प्रदान करते हैं। जाट में नहीं है और न ही पंजाबी इसका सही आंसर होगा। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बिश्नोई समाज इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका राइट आंसर है बिश्नोई समाज। ठीक है, तो
बढ़ते हैं आगे दोस्तों। देखिए, आज हमने चर्चा की एमसीक्यूज के बारे में और लगभग 38 बहुविकल्पी प्रश्न पर हमने चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और मैग्नेट ब्रेन आपके लिए लेकर के आया है 100% निःशुल्क शिक्षा कक्षा से 6 से कक्षा 12वीं तक के लिए, हिंदी माध्यम के लिए, और वो भी ऑनलाइन आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।